वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एमपीज के सस्पेंशन से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है ना, उसमें मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स ने 12 राज्यसभा एमपीज को ये अप्रूवल दिया है कि भाई आप लोग हाउस से सस्पेंड रहोगे जितने भी दिन ये सेशन अब चलने वाला है। वैसे आपको पता होगा कि नवंबर एंड से मतलब 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक इस बार ये सेशन चल रहा है, तो अब ये पूरे सेशन सस्पेंड रहेंगे। कारण क्या है इनके सस्पेंशन का? वही मिसकंडक्ट किया है, कॉन्टेम्पचुअस अनरूली वायलेंट बिहेवियर है इनका। आप सबको ये पता ही होगा कि एक्चुअल में पार्लियामेंट का अपना रूल बुक होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं कि आप किसी भी उस रूल बुक के साथ साथ जो उस पूरे पार्लियामेंट को चेयर कर रहा है, आप उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हो। जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड है आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया होगा, नारेबाजी की होगी, और जो डेकोरम है इस पार्लियामेंट का, इस पूरे सेशन का, उन्होंने पिछले बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी मॉनसून सेशन में। इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए भी, विंटर सेशन के लिए भी। अब जायज़ सी बात है कि पार्लियामेंट के एटिकेट्स अगर नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो सस्पेंशन ऑफ एमपीज के अंदर ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है, दोनों हाउसेस का, लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों का हो, उनके पास ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी एमपी को लेजिस्लेटिव चैम्बर से विथड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म आपको याद रखना है वो याद रखना है ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट। ये एक्चुअल में रूल बुक में इसी नाम से बोला गया कि अगर इनका ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट होता है लेजिस्लेटिव चैम्बर में तो उनको विथड्रॉ किया जा सकता है। विथड्रॉ करने का मतलब है कि उनको बाहर निकाला जा सकता है। और इसके साथ साथ जब भी इनको विथड्रॉ किया जाएगा, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको विथड्रॉ करता है तो उस दिन तो वो उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो उनको एब्सेंट रहना पड़ेगा। उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनका नाम लेता है। अगर वो किसी भी एमपी का नाम लेते हुए बोलता है कि इन्होंने इस पार्लियामेंट के बिजनेस को परसिस्टेंटली और विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट किया है, इस सिचुएशन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक मोशन मूव करता है जिसके अंदर जो ऑफेंडिंग एमपी होगा उसको पूरे सेशन के लिए ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। 2001 में लोकसभा रूल के अंदर में एक अमेंडमेंट लिया गया और इसमें स्पीकर को एक एडिशनल पावर दी गई। ये जो रूल है वो है 374A। इसमें स्पीकर को पावर दिया गया कि वो एमपीज को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 डेज अगर कोई भी बिजनेस को, मतलब हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया रिव्यू पैनल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक 3 मेंबर कमेटी को बनाया है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसे रिविजिट करेंगे। इस पैनल में एक तो जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, वो इसका हिस्सा हैं।
मेंबर सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वी.के. मल्होत्रा और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं संजीव सान्याल, ये सभी लोग इसका हिस्सा हैं। इन्हें 3 हफ्ते में अपना काम कंप्लीट करना है। क्यों बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक क्वेरी सरकार के सामने रखी थी कि आखिर किस आधार पे, किस रैशनल पे 8 लाख का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जैसे जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनमें भी अगर कोई 8 लाख के ऊपर चला जाता है तो उसे क्रीमी लेयर मान लेते हैं, यानी कि 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसे नहीं मिलता। तो एक तो उनका क्राइटेरिया बैकवर्डनेस है और दूसरा 8 लाख का कैप है। यहां पर केवल 8 लाख को कैसे एक क्राइटेरिया बना दिया गया या केवल फाइनेंशियल फैक्टर को ही कैसे क्राइटेरिया बनाकर रिजर्वेशन दिया गया है, इसी चीज को क्वेश्चन किया गया है और इसी चीज को एनालाइज करेगा ये पैनल। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 के बारे में है। हाल ही में लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। इसके पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी और समझें, आपको मतलब समझना होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। समझते हैं। नाम से स्पष्ट है कि यहां पर असिस्ट किया जा रहा है। किस लिए असिस्ट किया जा रहा है? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्टिव, अगर मान लीजिए एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी इंडिविजुअल की, या इनफर्टिलिटी की कोई सिचुएशन है जहां पर एक महिला अथवा एक पुरुष बच्चे को पैदा करने में अक्षम है, ऐसे सिचुएशन में वो टेक्नोलॉजीज जो यूज की जाती हैं, जिसे आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें वुमेन के एग या फिर मैन के स्पर्म को हैंडल किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के संबंध में ही ये बिल आया है। देखिए, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, इसमें एक वुमेन की बॉडी से एग को अलग किया जाता है, उसे स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है और फिर एक एम्ब्रॉयो बना लिया जाता है। फर्दर उस एम्ब्रॉयो को अगेन वुमेन की बॉडी में रख दिया जाता है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बच्चों को पैदा किया जाता है। जो एआरटी है उसमें कई बार डोनर एग भी होता है, मतलब कोई और है जिसके एग का इस्तेमाल किया जाता है, या डोनर स्पर्म हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति ने पहले से ही अपना जो एम्ब्रायोज हैं उसे फ्रोजन फॉर्म में रखा हुआ है तो उसे भी यूज़ किया जा सकता है। और कई बार सरोगेट मदर का भी इस्तेमाल किया जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। तो आपने समझ लिया कि अगर इनफर्टिलिटी की सिचुएशन है तो उस संबंध में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या फिर सरोगेसी हो, वो सब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो बिल आया है इसमें क्या कहा गया है? बिल में कहा गया है कि जो भी क्लिनिक्स या बैंक्स ऐसे हैं, यहाँ पे स्पर्म बैंक की बात हो रही है या फिर जो एग बैंक्स हैं जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, उनकी हम एक नेशनल रजिस्ट्री तैयार करेंगे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा हो कि ऐसे कौन से क्लिनिक्स या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री जो है उसे 5 साल तक वैलिडेट किया जाएगा और 5 साल के बाद अगेन उस रजिस्ट्री में जो डेटा है उसे रिन्यू करना होगा। फर्दर जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल या सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो एंटिटी जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो इस बिल के प्रावधानों को फॉलो नहीं करती है। तो नेशनल और स्टेट बोर्ड बनाए जाएंगे। किस लिए? ये बोर्ड बनाए जाएंगे सरोगेसी के लिए। जो नेशनल बोर्ड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरोगेसी के संबंध में या एआरटी के संबंध में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के संबंध में सजेशंस देगा कि आप कैसे कानून बनाइए। जो एआरटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक क्लिनिक्स या फिर ये जो बैंक्स हैं, वो किसी भी कपल के रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट के माध्यम से एआरटी सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पर जो जीमेट यानी कि स्पर्म डोनर्स हैं या एग डोनर्स हैं उनकी भी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। जो बच्चा एआरटी के जरिए पैदा होता है उसके क्या अधिकार होंगे? उसके अधिकार बिल्कुल वही होंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के होंगे। उसे किसी भी स्थिति में जो भी लॉ हमारे पास अभी वर्तमान में है उनसे डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा या अधिकारों से डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा। अगर इस सिचुएशन में कोई भी एंटिटी सेक्स सिलेक्शन करती है, बताती है कि बच्चे का लिंग क्या है, या फिर एआरटी के जरिए पैदा हुए बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो ह्यूमन एम्ब्रॉयो है उसे खरीदा या बेचा जाता है, कपल या डोनर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फिर सजा के प्रावधान है। ये सजा 5 से 12 साल की हो सकती है और 5 से 25 लाख का फाइन भी हो सकता है। है वो प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में है। राज्यसभा में अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल गया था। यह बिल इस संबंध में था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड किया जाए। इसके पहले कि मैं प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में कुछ भी आपको बताऊं, मैं बता देता हूं कि अभी जो मामला था वो क्या था। बीजेपी के ही एक मेंबर हैं जो मिनिस्टर नहीं हैं,
प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी ऐसा बिल जो नॉन मिनिस्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका नाम के अल्फोंस है। इस बिल में वो क्या बदलाव चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो शब्द है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसे बदल दिया जाए एक नए पैराफ्रेज से, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड से, जो उन्होंने प्रपोज किया है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को वो इससे रिप्लेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड को भी बदल दिया जाए और उसकी जगह पे लाया जाए एक वर्ड इक्विटेबल। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस, ये चाहते हैं कि ये जो प्रपोजल है ये इसका ऑब्जेक्टिव रहे। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा, यद्यपि राज्यसभा में अभी इस बिल को प्रस्तुत होने के लिए अलाउ नहीं किया गया, राज्यसभा ने अभी इसे रिजर्व कर लिया है। मामला आप समझ गए। प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर ही एक प्रियम्बल ऐड किया गया। इट इज काइंड ऑफ प्रीफेस, जैसे एक किताब के पहले एडिटर किताब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है ये प्रियम्बल, जिसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जानकारी इस प्रियम्बल से मिल जाती है। शुरू में जब मामला गया बेरूबारी केस में 1960 में कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद 1973 में एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, नाम था केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पलटी मार दी। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये वही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान में चाहे जो बदलाव हो, चाहे जो अमेंडमेंट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, मूलभूत ढांचे को। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो इन्होंने आज तक बताया नहीं है। यद्यपि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ये 1973 के केशवानंद भारती से क्लियर हो गया। इसी बात को उन्होंने LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी दोहराया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक पार्ट है प्रियम्बल और उसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता प्रियम्बल का भी, जैसा कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था। इससे कुछ बातें और समझ में भी आ जाती हैं, जैसे ये कई बार सिंपल स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ना तो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर है और ना ही प्रोहिबिशन है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि प्रियम्बल में ये बात कही गई है इसलिए आप ये कानून बना दीजिए, या फिर सरकार ये नहीं कह सकती कि प्रियम्बल में ये बात कही गई है इसीलिए हमने कानून नहीं बनाया। इसका उससे कोई भी मतलब नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि देखिए प्रियम्बल में तो ये बात कही गई है, सरकार फॉलो नहीं कर रही। कुछ बातें समझ में आती हैं इससे कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ये सारी बातें हमें समझ में कहां से आती हैं? हमारे प्रियम्बल से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करवाई जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की डेट 26 नवंबर 1949 है। ये प्रियम्बल है। आप इसे जरूर से एक बार देख लें एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसे याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो निकल ही जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, यूपीएससी के। प्रश्न है 2017 का, पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड देखने को मिलता है, तो वो प्रियम्बल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये समझना चाहते हैं तो प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। इसने अभी अपने 100 साल पूरे किए हैं, इसीलिए ये न्यूज में आई है। लग रहा होगा 1921 में 100 साल, मतलब 2021 में 100 साल, मतलब 1921 में बनाई गई होगी। 1921 में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के संज्ञान में बनाया गया था और अभी पार्लियामेंट के हाउस में काम करने वाला एक ओल्डेस्ट पैनल है ये। इसे हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, इसे जो रूल 308 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसी के तहत हर साल बनाया जाता है। फर्दर जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्पीकर ही करते हैं, चेयरमैन का। लेकिन एक प्रथा है 1967 से, 1967 से, ये अभिसमय है, परंपरा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो अपोजिशन पार्टी से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, बस परंपरा है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 साल का होता है। पर्पज यही है
कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे अलोकेट किए जा रहे हैं, पब्लिक मनी अलोकेट की जा रही है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना, मिसयूज तो नहीं हो रहा। फर्दर, जो कैग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करती है, चीफ फंक्शन इनका यह है कि वो उसे एनालाइज करे और कैग की ऑडिट रिपोर्ट को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया जाता है पीएससी के द्वारा। रेविशन ऑफ इंडिया के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि 22nd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को जल्द ही अपॉइंट कर लिया जाएगा और इनका अपॉइंटमेंट अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो आइए बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के माध्यम से बनाया गया था। मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं आया है। इस लिहाज से आप इसे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी तो उसे कहते हैं जिसके संबंध में पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून पास किया गया हो, तो ये तो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन को स्टैब्लिश करने की प्रथा ब्रिटिशर्स ने ही शुरू कर दी थी 1934 में। इसे 1933 के चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था और उस दौरान इसे चेयर किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन 1955 में बनाया गया और इसका टर्म 3 साल का था। उसके बाद से अभी तक टोटल 21 कमीशंस बनाए जा चुके हैं, मतलब उसके आगे। ये एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होते हैं, एक तो देखिए फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, इसके अलावा 4 होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो भी होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये होता है कि जो कोई भी लॉ या लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे, लॉ कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप समझना चाहें तो जो भी आपकी माता जी के भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा जी हैं। जो कोई भी आपकी माता जी के भाई होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मामा जी हो जाएंगे। यही है मतलब एक्स ऑफिशियो का। इसमें 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं अपने पद से, वो इस कमीशन के हेड बन सकते हैं। फर्दर, रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? लॉ कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए किसी भी रेफरेंस के ऊपर, जो भी पॉइंट उनको बताया जाए उसके ऊपर, या कोई मुद्दा उन्हें लगता है कि इस पर हमें कंसिडरेशन करना चाहिए, तो उसे वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान में ले लेना, मतलब खुद से ही उसे कंसिडरेशन में ले लेना। ऐसे किसी पॉइंट पर जो लॉ से एसोसिएटेड हो वो रिव्यू करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें। फर्दर, नए कानून किस प्रकार के बनाए जाने चाहिए इस संबंध में वो सजेशंस देते हैं। ये जो भी हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या सुधार होना चाहिए इस संबंध में रिसर्च करते हैं। क्यों डिले हो रहा है, कैसे केसेस का स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो केसेस को लड़ने में खर्चा आता है उसे कैसे कम किया जाए, इन सभी बातों पर ये सजेशंस देते हैं। यद्यपि ये जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब कि सरकार उन्हें माने या ना माने, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस को संज्ञान में जरूर से लिया जाता है। गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे तो इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, बट सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता। जो भी इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो संज्ञान में ली जाती हैं और उन पर काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021 को अभी लोकसभा में पास किया गया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी लाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उन्हें एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दी जाती है, पेंशन जो एडिशनली दी जाती है या उनको जो फैमिली पेंशन दी जाती है, कुल मिला के कहा जाए, वो कब और किस रूप में दी जाएगी, किस एज पर दी जाएगी और एज का कैलकुलेशन क्या होगा। दिया तो ये पहले भी जा रहा था, मैं आपको बता दूं कि उन्हें 80, 85, 90, 95 और 100 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दी जाती है। लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि कैसे कैलकुलेशन किया जाए एज का। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट ऐड कर दिया गया है। यही बात है। की फैक्ट ये है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी थी वो आर्टिकल 125 क्लॉज 1 में और सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई थी। उसके बाद सरकार ने 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और पार्लियामेंट ने ये पावर अपने पास रख ली कि वो जजेस की सैलरी को इनहेंस करेंगे या उसके बारे में कानून बनाएंगे। पार्लियामेंट इस बारे में डिसाइड कर सकती है कि क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस। ध्यान दीजिएगा कि जो भी
बदलाव किए जाएंगे, इससे उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जब भी लॉ बनाया जाता है। मतलब उनकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। अलाउंसेस वगैरह को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जुडिशरी पार्लियामेंट के दबाव में ना रहे और इंडिपेंडेंट होकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958 के तहत वर्तमान में उनकी सैलरीज वगैरह को रेगुलेट किया जाता है। फर्दर पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जजेस को भी क्या सैलरी दी जानी है उसे बाय लॉ डिटरमाइन कर सकती है। क्वेश्चन है, देखिए यहां पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? जवाब वही है, पार्लियामेंट। ये काम पार्लियामेंट ही करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को जो 75 ईयर्स अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं उसके बारे में है। 9 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने अपनी पहली मीटिंग की थी, आज से 75 ईयर्स एगो। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करने वाली थी और ये उसकी शुरुआत रही। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। देखिए, चूंकि 75 ईयर्स पूरे हुए हैं इसीलिए ये मामला न्यूज़ में भी रहा। इनफैक्ट जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई उसमें जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बातचीत करने गए तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। इनिशियली जो हमारी डिमांड्स हुआ करती थी वो कुछ संवैधानिक रियायतों को लेकर होती थी कि आप हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिवरेजेस दीजिए जिससे इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़े। लेकिन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक ऐसा फेज आया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लिवरेजेस या रियायतों को छोड़कर अपने खुद के संविधान के लिए एक संविधान सभा की मांग करनी शुरू कर दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए हो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इसकी बात फॉर द फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय जी ने करी थी, मानवेंद्र नाथ रॉय जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली पहली बार 1935 में की, 1935 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय ये बात कही भी थी कि जो फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्टेड हो। ये बात उन्होंने 1938 में खुलकर कही थी। फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को ब्रिटिशर्स ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया? उन्होंने इसे पहली बार एक्सेप्ट किया था अगस्त ऑफर में 1940 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया उन्होंने यूनिलैटरली इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया, तो जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी उन्होंने इसका विरोध करने के लिए रिजाइन कर दिया। इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा सके इसी उद्देश्य से उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के खत्म हो जाने के बाद हम आपके लिए एक संविधान सभा बना देंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यद्यपि इस्टेब्लिश किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो 1946 में आया, यद्यपि उसकी बाकी की बातों को तो खारिज कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बात एक्सेप्ट कर ली गई। अब 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए अलग अलग बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के साथ और इंडिया के लिए एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिवर्सिटीज में गवर्नर के रोल को लेकर है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में केरला में कंट्रोवर्सी निकल के आई है। वहां पर जो वहां के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने गोपीनाथ रविंद्रन का जो अपॉइंटमेंट हुआ कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर, उस पर आपत्ति जताई। यद्यपि यह अपॉइंटमेंट उनके ही द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो एक बेटर जजमेंट था उसके अगेंस्ट में जाकर उन्होंने गोपीनाथ रविंद्रन का अपॉइंटमेंट किया। वैसे भी केरला में यह प्रावधान है कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को वाइस चांसलर का पद नहीं दिया जाएगा और गोपीनाथ रविंद्रन जी की उम्र 60 साल के ऊपर है। उन्होंने एक लेटर लिखकर वहां के चीफ मिनिस्टर को यह तक कह दिया कि जो चांसलर का पद है उसे आप खुद ही अपने पास रख लीजिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट करने में समस्या ना हो और गवर्नर का सहारा ना लेना पड़े। कुल मिला के उन्होंने इस अपॉइंटमेंट पर अपनी नाराजगी जताई, ये शो करते हुए कि यह अपॉइंटमेंट मैंने बाध्यता में किया है, पॉलिटिकली प्रेशर में आकर किया है, अपनी स्वेच्छा से या फिर मेरिट के बेसिस पे नहीं किया है। अब बात करते हैं गवर्नर का क्या रोल होता है यूनिवर्सिटी में। मोस्ट केसेस में जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के।
एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो कोई भी गवर्नर होगा स्टेट का वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाएगा। मैंने इसके पहले भी आपको एग्जांपल देके बताया था कि आपकी माता जी के जो भाई हैं वो एक्स ऑफिशियो आपके मामा हो जाएंगे। मतलब जो कोई भी आपकी माता जी का भाई है वो ऑटोमेटिकली आपके मामा हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जो कोई भी गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाएगा। जो गवर्नर की पावर और फंक्शंस होते हैं चांसलर के, वो तो उस राज्य के कानून के आधार पर होते हैं, लेकिन वाइस चांसलर को जब भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा अपने चांसलर होने के अधिकार क्षेत्र में, उस पर अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है कि यह पॉलिटिकल प्रेशर में आकर किया जाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं होते, रेदर विजिटर होते हैं। मतलब उनका रोल काफी लिमिटेड होता है, वो कन्वोकेशंस वगैरह को प्रिसाइड करते हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं वो टाइटुलर हेड होते हैं। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपनी विजिटर की कैपेसिटी में। फर्दर जो वाइस चांसलर होते हैं उन्हें विजिटर्स के एक पैनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसे यूनियन गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है। जो प्रेसिडेंट हैं वो विजिटर के ओहदे के तौर पर एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इंस्पेक्शन करवा सकते हैं या कोई इंक्वायरी करवा सकते हैं कि वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है अथवा नहीं। आर्टिकल 6 शेड्यूल के बारे में है। हाल ही में लद्दाख से बिलोंग करने वाले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह मांग की कि जो लद्दाख का रीजन है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में जगह दे दी जाए, ताकि वहां पर लैंड, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, वहां के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी और लोकल पॉपुलेशन जो वहां की है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को सेफगार्ड किया जा सके। अब ये तो बात हो गई कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को रखे जाने की मांग है। अगर लद्दाख को अभी रखे जाने की मांग की जा रही है तो वर्तमान में 6th शेड्यूल में कौन से राज्य आते हैं? वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 6th शेड्यूल में 4 राज्यों को जगह दी गई है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। 2000 आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शॉर्ट में याद रखने के लिए आप इसे AMTM भी कह सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6th शेड्यूल का प्रावधान आपको आर्टिकल 244 में मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो भी राज्य 6th शेड्यूल के तहत आते हैं वहां पर ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बनाए जाने का प्रावधान होता है, जिन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इनके अंडर में कुछ रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, जो सामान्यतः आपको एक राज्य की सामान्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हें बहुत ही पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार किस प्रकार के होते हैं आप समझ जाएंगे। कोई ट्राइबल एरिया जो इन 4 राज्यों में आएगा AMTM में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, उनके पास होंगे अपने खुद की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। जो राज्य के गवर्नर होंगे उनके पास ये अधिकार होगा कि वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब कौन सा एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के डोमेन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वही डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी कानून वहां पर या तो अप्लाई नहीं होगा या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होगा, एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ डायरेक्टली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होते, रेदर उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या और कैसा बदलाव होगा इस बारे में डायरेक्शन प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं और राज्य के गवर्नर भी दे सकते हैं। तो आपको इसका महत्व तो समझ में आ ही गया होगा। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, यही कंफ्यूजन हो जाती है। 30 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिनमें से 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्य के गवर्नर के द्वारा, और जो 26 लोग होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से, वयस्क मताधिकार के माध्यम से। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल तो 5 साल का होता है। उसके पहले अगर काउंसिल डिसॉल्व ना कर दी जाए तो वो तो सामान्य स्थिति है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, वो गवर्नर के इच्छानुरूप पद पे बने रहते हैं, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब उनके प्रसाद पर्यंत पद पे रहेंगे, जब उनकी मर्जी होगी वो उन्हें हटा भी सकते हैं। तो इन 26 मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का और 4 लोग जब तक गवर्नर की इच्छा हो तब तक। जो ऑटोनॉमस रीजन्स होते हैं वो अपने पास एक सेपरेट रीजनल काउंसिल रखते हैं, उनके पास भी ऑटोनॉमी होती है। काउंसिल की पावर्स क्या होती हैं? कई सारी पावर्स उनके पास होती हैं, लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कनाल, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के जो लॉ होते हैं कि पिता के बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, मैरिज, डाइवोर्स के जो रूल्स हैं, सोशल कस्टम, इन सभी चीज़ों के मामले में जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं।
और अगर वो ऐसा कोई लॉ बनाते हैं जो इनसे एसोसिएटेड है तो ऐसा नहीं कि मनमानी चलेगी, गवर्नर का एसेंट चाहिए ही होगा। थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। गवर्नर के एसेंट का मतलब क्या है? वहाँ की राज्य सरकार का एसेंट। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो विलेज काउंसिल्स भी बना सकते हैं। इन विलेज काउंसिल को कई बार कोर्ट फॉर ट्रायल और सूट्स या ट्रायल ऑफ सूट्स भी कहा जाता है। ट्राइब्स के बीच में जैसे कोई विवाद हो गया ना, तो वो ये विलेज काउंसिल्स देख लिया करती हैं, और कोई भी अपील अगर आती है इनके पास तो वो उसे हियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का क्या अधिकार होगा, ये भी सवाल मन में आ सकता है। हाई कोर्ट को इस संबंध में वही अधिकार होगा जो गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे। मतलब यहाँ पर जुडिशरी को भी लिमिट किया गया है कहीं ना कहीं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो कई सारे मामलों में, जो मान लीजिए स्कूल्स हो गए, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरीज, फेरीज, रोड, इन सभी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। ये एम्पावर्ड होते हैं लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करने को लेकर। कई सारे स्पेसिफाइड टैक्सेस भी इनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। तो 6 शेड्यूल में आने वाले राज्यों के पास बहुत विशेष अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन है। इस संबंध में कुछ नई गाइडलाइंस आने वाले समय में आ सकती हैं ताकि जो लिटिगेशन का बर्डन है गवर्नमेंट की ओर से वो कम हो। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी NLP, इसे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2010 में बनाया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सरकार बहुत ज्यादा केसेस फाइल करती है कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में, अगेन एंड अगेन सेम इशू पे ये केसेस फाइल किए जाते हैं, उन्हें कम किया जाए। जो पॉलिसी है इसमें लिटिगेशन की पेंडेंसी को गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो की जाती है उसे कम करने की बात की गई। गवर्नमेंट एजेंसीज सबसे ज्यादा लिटिगेंट हैं। 60% केसेस में आपको कोई ना कोई पार्टी गवर्नमेंट मिल ही जाएगी। फीचर्स क्या हैं इस NLP के? राइट नाउ जो एग्जिस्टिंग है, जिस पर कंसिडरेशन चल रहा है, ये कोशिश करता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कम से कम केसेस फाइल करें। फर्दर अगर वो केसेस फाइल भी कर रहे हैं तो करेक्ट फैक्ट दें, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दें, कोर्ट को मिसलीड ना करें ताकि केस जल्दी से फाइनल हो जाए। जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें अच्छे से रिव्यू किया जाए और प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें एड्रेस कर दिया जाए। फर्दर मॉनिटरिंग और रिव्यू मैकेनिज्म भी हमें देखना है ताकि गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर सकें कि आप बिना मतलब के फर्जी केसेस मत फाइल करिए, और अगर आपने केसेस फाइल किए हैं तो उन्हें अनावश्यक तरीके से खींचिए मत, डिले मत करिए, निगलेक्ट मत करिए, ये सब मत करिए आप। इसी उद्देश्य से नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई गई थी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया, किसे? लोकसभा को, क्या कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बदले में दे रहे हैं एक स्पेशल पैकेज। क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये निकला कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले में हम उनको एक फाइनेंशियल पैकेज दे देंगे जिससे उनकी डिमांड पूरी हो सके। अब देखिए, मामला ये है कि आंध्र प्रदेश काफ़ी लंबे समय से कह रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दीजिए। स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने का क्या मतलब होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये तो अभी हम समझेंगे ही। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने ये कह दिया साफ साफ कि जो 3 नदन हिली स्टेट्स हैं, जैसे कि अब तो मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रह गया बल्कि 2 यूटीज में कन्वर्ट हो गया है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके अतिरिक्त ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इसके अलावा किसी और को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो मिल नहीं सकता, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए स्पेशल पैकेज देने की बात चल रही है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि SCS की। ये क्लासिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कुछ स्टेट्स को, जहां पर आवश्यकता हो कि उनके डेवलपमेंट में सेंट्रल असिस्ट करे। इसके रीजन कोई ज्योग्राफिकल सिचुएशन हो सकती है या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो सकता है। जो क्लासिफिकेशन है उसे 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया था 1969 में। आई रिपीट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्लासिफिकेशन 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1969 में स्टार्ट किया गया। इसमें गडगिल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। गडगिल फार्मूला के तहत कुछ पैरामीटर्स बताए गए कि किस आधार पर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। पहला तो था हिली टेरेन, पहाड़ी इलाका है तो उपज अच्छी नहीं होगी। हम एग्रीकल्चर इकॉनमी थे, एग्रीकल्चर हिली टेरेन में नहीं होगा तो डिसएडवांटेज होगा, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उन्हें असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, तो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सकता है। तीसरा, लोकेशन स्ट्रेटजिक है, बॉर्डर के नज़दीक में है किसी नेबरिंग कंट्री के, वहाँ अच्छा इंफ्रा होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम नेबर को काउंटर कर सकें। लेकिन स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। चौथा, इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है,
वो हिस्टोरिकल हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, या रिसोर्सेज का लीस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। और पांचवा, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब स्टेट इतना कैपेबल ही नहीं है, इतना फाइनेंस जनरेट ही नहीं कर पाता कि वो ज़रूरतें पूरी कर सके, तो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला तैयार किया गया था। अभी तक कितने स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया? 1969 में शुरुआत की गई थी तीन एंटिटीज, तीन ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नागालैंड। इसके बाद 8 और स्टेट्स को इसमें ऐड किया गया, 2000 अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो भला ये स्टेटस कौन और कैसे देता है? आपके मन में ये सवाल जरूर से आया होगा, नहीं आया है तो उसको लेकर आइए। SCS स्टेटस कौन देता है? देखिए, इसके पहले तक ये स्टेटस देने की जिम्मेदारी होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। जब हमने खत्म किया योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, तो उसी दौरान NDC भी समाप्त कर दिया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी खत्म हो गई। तो अभी ये काम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना चाहते हैं अथवा नहीं। 14 फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया मत दो। उन्होंने कहा कि अब केवल जो 3 हिली स्टेट्स हैं उनके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ये स्टेटस मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई। देखिए, अगर कोई भी राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पा जाता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, विल कम ऑन दैट। जब 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को नहीं मिलेगा, तो बोले भैया जिसको दिक्कत हो रही है उनका कैसे चलेगा? तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप जो टोटल शेयर आपको मिलता है रेवेन्यू का, उसका 32% देते हो राज्यों को, आप उसको 42 कर दो, बढ़ा दो, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और किसी को स्पेशल स्टेटस मत दो। और ये जो प्रावधान है ये 2015 से इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। अगर कोई भी राज्य SCS का दर्जा पा लेता है तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उन राज्यों के लिए। बाकी राज्यों को जो केवल 60% ही मिलता है, 40% उन्हें लगाना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में राज्यों को केवल 10% लगाना होता है, और वो भी 10% उन्हें 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, तो फायदा हो जाता है। इसीलिए राज्य चाहते हैं कि उनको ये स्टेटस मिल जाए। हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बारे में है। गवर्नेंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके जरिए सरकार अपनी सर्विसेज को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकती है और अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अगर ये काम बेहतर तरीके से हो तो उसे गुड गवर्नेंस कहा जाएगा। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 को इसी मौके पर रिलीज किया गया। इसे किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है ये आपको जरूर से याद रखना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, जो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के तहत। आई रिपीट, इसे प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। कई बार इंडेक्स से सीधे प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इसे किसने रिलीज किया। आपको याद होना चाहिए ये एक बाईएनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि साल में 2 बार इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही रहता है कि हम एक क्वांटिफिएबल डेटा तैयार कर सकें जिसके जरिए इस बात का अंदाजा लगाया जा सके और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कंपेयर किया जा सके। सिमिलरली यूटीज़ को भी कि वो बढ़िया तरीके से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि नहीं, ताकि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 10 सेक्टर और 58 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। 58 इंडिकेटर्स तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 10 सेक्टर्स मैं मेंशन करना चाहूँगा। 2000 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये 10 सेक्टर्स हैं जिन्हें कवर किया गया। किसको क्या रैंक मिली ये भी आप जान जाइए। यहाँ पर 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं रैंकिंग पर्पज से। अदर स्टेट्स कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए कह लीजिए, अदर स्टेट कैटेगरी बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज। अदर स्टेट कैटेगरी ए में टॉप किया है गुजरात ने। इसके बाद रैंकिंग रही महाराष्ट्र और गोवा की। ग्रुप बी में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। उसके बाद नंबर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का रहा। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। उसके बाद नंबर मिजोरम और उत्तराखंड का रहा। यूटीज में टॉप प्लेस अवील किया है दिल्ली ने। तो ये तो रही रैंकिंग। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में है, यानी कि भुला दिए जाने का अधिकार। ऐसी कई सारी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर एक व्यक्ति कहना चाहेगा भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। आखिर ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कहना चाहेगा? देखिए, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए पर्सन ए गलती से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस उन्हें
फाइन के लिए आता है, जिस पर वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इंडिविजुअल जो भी हैं वो नाराज हो जाते हैं। वो पर्सन ए का कॉलर पकड़ के घसीट कर उन्हें गाड़ी के बाहर लेकर जाते हैं। बाद में पर्सन ए शांति से बात करके अपना फाइन भर देते हैं और मामला निपट जाता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो कोई बना के यूट्यूब पे डाल देता है या उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। मामला तो छोटा सा था और खत्म भी हो गया, लेकिन वो वीडियो हमेशा इंटरनेट पे पड़ा रहेगा और पर्सन ए जब भी उस वीडियो को देखेंगे ह्यूमिलिएशन फील करेंगे। वो इंसिडेंट उन्हें हॉन्ट करेगा। क्या वो नहीं चाहेंगे कि उस वीडियो को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिया जाए और उन्हें भुला दिया जाए कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था? लखनऊ का केस आपको याद है, जहां पर एक महिला ने एक कैब ड्राइवर को बैक टू बैक थप्पड़ मारे थे। क्या वो व्यक्ति कभी भी ऐसा चाहेगा कि ये वीडियो हमेशा इंटरनेट पे बना रहे और कोई भी उसे देखे? क्या वो नहीं चाहेगा कि उस वीडियो को हमेशा के लिए वहां से हटा दिया जाए? कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं, क्या बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहां पर कोई लड़का रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए किसी लड़की के प्राइवेट मोमेंट या फिर प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक डोमेन में रख देता है। ये काफी इंसल्टिंग होता है, ह्यूमिलिएटिंग होता है। क्या वो लड़की, क्या वो महिला नहीं चाहेगी कि उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिया जाए, भुला दिया जाए कि ऐसा कभी कुछ हुआ था, ताकि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जी सके? ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये अधिकार होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कहा कि राइट टू प्राइवेसी का ही हिस्सा है राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ खास रोल नहीं है। जबकि कई सारे पिटिशनर्स का ऐसा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस संबंध में कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पब्लिक डोमेन से ये सारी जानकारी मिटा दी जाए तो वो मिटा दी जाए। हालांकि ये इतना ईजी टास्क नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रा रिक्वायर्ड होगा। राइट टू फॉरगॉटन अलाउ करता है एक पर्सन को कि उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन से या इंटरनेट से हमेशा के लिए रिमूव कर दी जाए। ये कॉन्सेप्ट कई सारे देशों में या जुरिस्डिक्शंस में एक्सेप्टेबल है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने 2018 में अडॉप्ट किया जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आर्टिकल 17। उसका ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल डेटा को इरेज करवा सकता है। फर्दर, वैसे तो बाई लॉ राइट टू बी फॉरगॉटन को अभी भी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन कई सारे जजमेंट्स में इसे राइट टू प्राइवेसी का ही हिस्सा बताया गया है। 2019 के मई में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी ने, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से थी, उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन को या राइट टू बी लेफ्ट अलोन को राइट टू प्राइवेसी का एक इनहेरेंट एस्पेक्ट कहा था। मतलब ये उसी का हिस्सा है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। और पिटिशनर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए एक लीगल प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसके जरिए बाई लॉ अगर कोई व्यक्ति पब्लिक डोमेन से अपनी जानकारी हटवाना चाहता है तो हटवा सके। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। क्या आपको लगता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी जानकारी हटवा सके इंटरनेट से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर से लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट टू प्राइवेसी के संबंध में एक प्रश्न 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अप्रोप्रिएटली किस स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है? सही ऑप्शन सी है, आर्टिकल 21, जहां पर फ्रीडम की गारंटी दी गई है पार्ट 3 में। ये इसी का हिस्सा है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पीकर के इलेक्शन के बारे में है। महाराष्ट्र में एक टसल देखा जा रहा है वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के बीच में और महाविकास अगदी गवर्नमेंट जो है उनके बीच में। एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो वॉइस वोट के माध्यम से स्पीकर का चुनाव करना चाहते हैं, जबकि गवर्नर जी का स्टांस है कि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से गवर्नर जो है वो चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो। इसी बात के ऊपर एक टसल मचा हुआ है और स्पीकर की पोस्ट अभी भी वैकेंट पड़ी हुई है। फर्दर स्पीकर के इलेक्शंस को टाल भी दिया गया है। बात करते हैं स्पीकर के इलेक्शन के बारे में। लोकसभा में स्पीकर के इलेक्शंस के प्रावधान आपको आर्टिकल 93 में मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जबकि स्टेट असेंबलीज के संबंध में ये प्रावधान आर्टिकल 178 में मिलते हैं, जहां पे एक शब्द लिखा गया है कि हाउस जितना जल्दी हो सकेगा 2 लोगों का अपने मेंबर्स में से चुनाव करेगा, एक व्यक्ति को स्पीकर के पद के लिए और दूसरे को डिप्यूटी स्पीकर के पद के लिए। यहां लिखा है एज सून एज मे बी, मतलब कोई टाइम नहीं बताया गया है, केवल जितना जल्दी हो सके लिख दिया गया है और इसी चीज का मिसयूज किया जाता है। लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब किस दिन ये चुनाव होगा स्पीकर का, लोकसभा के लिए ये डेट प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए डेट गवर्नर डिसाइड करते हैं। मतलब अभी आप समझ गए कि गवर्नर का क्या रोल है स्पीकर के इलेक्शन में। कब इलेक्शन होगा ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास ही है, और स्पीकर एक बार आ गए तो फिर डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन वो देख लेते हैं। तो स्पीकर के इलेक्शन तक स्टेट में गवर्नर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिस्पेक्टिव हाउस को वोट करके स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना होता है। स्पीकर के काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो हाउस के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करते हैं और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए
हाउस को वही रिप्रेजेंट करते हैं। हाउस की प्रोसीडिंग के ज्वाइंट सिटिंग को उन्हीं के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। अगर स्टेट में जहाँ पे दो हाउस हैं, अगर एक साथ उनकी मीटिंग हुई या सेंटर में लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग हुई तो उसे स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। स्पीकर का डिसीजन मनी बिल को लेकर फाइनल होता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है वही डिसाइड करते हैं। स्पीकर यूजुअली रूलिंग पार्टी से आते हैं बिकॉज उनके पास मेजोरिटी होगी, वो अपने ही मेंबर को स्पीकर बना लेंगे। वाइस जो डिप्यूटी स्पीकर हैं वो तो वैरी करता रहा है ओवर हर अलग अलग राज्यों में देखा जाए या लोकसभा में भी देखा जाए तो बदलता रहता है, कभी अपोजिशन पार्टी से कभी उसी पार्टी से। स्पीकर की इंडिपेंडेंस बनी रहे, वो जिस पार्टी से आए हैं उसके प्रभाव में काम ना करें, इसीलिए उनकी सैलरी को CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज कर दिया गया है, मतलब उसके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति डिबेट करता है या बात करता है हाउस में तो वो स्पीकर को ही एड्रेस करता है। स्पीकर मैडम, स्पीकर सर वो बोल के अपनी बातें कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो कोई टाइम लिमिट बताई गई है और ना ही कोई प्रोसेस बताया गया है कि स्पीकर का चुनाव कैसे होगा। तभी तो टसल चल रहा है ना। गवर्नमेंट बोल रही है हम वॉइस वोट से करेंगे और वो चाहते हैं, जो गवर्नर हैं वो चाहते नहीं सीक्रेट बैलेट के माध्यम से हो। तो कोई तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है कि चुनाव कैसे होगा। तो ये हाउस को या फिर जो एक एमिकेबल तरीके से डिसाइड करना होता है कि चुनाव कैसे किया जाना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्राम उजाला प्रोग्राम के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी एक माइलस्टोन अचीव किया, 50 लाख LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अंडर दिस प्रोग्राम। इसके तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के जो रूरल हाउस होल्ड हैं उन्हें LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इसकी एक कॉस्ट आएगी, फ्री में नहीं दिया जा रहा। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की तरह इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें हाई क्वालिटी 7 वॉट और 12 वॉट LED बल्ब्स दिए जाएंगे 3 साल की गारंटी के साथ। इसके लिए उस हाउस होल्ड को केवल 10 रुपए एक बल्ब के देने होंगे, जबकि इन बल्ब्स की कीमत जो है वो 90 रुपए से 110 रुपए तक हो सकती है। अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो केवल 10 रुपए में मिल जाएगा। उसके बदले में आप अपनी घर में यूज हो रहे 60 वॉट या 100 वॉट के जो पुराने बल्ब होते थे टंगस्टन वाले, वो दे दीजिए उनको। एक फंक्शनल बल्ब आपको देना होगा जो चल रहा हो, और 10 रुपए आपको एक नया LED बल्ब मिल जाएगा। LED बल्ब में देखिए 75% कम एनर्जी लगती है और इनकी वर्क करने की कैपेबिलिटी 25 टाइम्स लॉन्गर होती है। हम कन्वेंशनल बल्ब से अगर तुलना करें तो एक हाउस होल्ड 5 बल्ब एक्सचेंज कर सकता है। फर्दर इसी प्रोग्राम के तहत सरकार घरों में मीटर भी इंस्टॉल कर रही है। 31 मार्च 2022 तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ग्राम उजाला प्रोग्राम ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है प्रोटोकॉल UN का, उसके तहत भी काम कर रहा है, जहां पर हम एनर्जी सोर्सेस को क्लीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेलगाम या बेलागवी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में है। एक्चुअली में ये दो राज्यों के बीच का विवाद है जो हाल फिलहाल में एक बार फिर से गहरा गया है और हेडलाइंस में आया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये विवाद क्या है। देखिए, दो राज्य अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं। इसे जो कर्नाटका है वो बेलागवी कहता है, जबकि महाराष्ट्र इसे बेलगाम कहता है। बैकग्राउंड ये है कि जब देश आजाद हुआ तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। बेलागवी या बेलगाम, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाद में जाके महाराष्ट्र बन गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे स्टेट का डिवीजन स्टार्ट किया तो बेलगाम और 10 तालुकाज बॉम्बे स्टेट के जो हिस्से में थे वो मैसूर स्टेट को दे दिए गए। मैसूर स्टेट आगे चलकर 1973 में बन गया कर्नाटका। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिवीजन था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था और बेलगाम या बेलागवी में रहने वाले लोग मराठी स्पीकिंग लोग थे, लेकिन ये चले गए कर्नाटका में। ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका। ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है ये है बेलागवी या बेलगाम। तो ये अभी वर्तमान में कर्नाटका का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग मराठी स्पीकिंग हैं, इसीलिए महाराष्ट्र क्लेम करता है कि यह हिस्सा उनके पास होना चाहिए। तो बेलगाम या बेलागवी कर्नाटका का वर्तमान में पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र इसे क्लेम करता है। महाराष्ट्र का यही आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर लोग मराठी स्पीकिंग हैं तो ये नेचुरली महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। कर्नाटका का ये कहना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने जो भी कुछ किया है वो फाइनल है और वो ना तो टेंटेटिव था ना ही फ्लेक्सिबल था, तो अब बदलाव नहीं हो सकता। बेलागवी या बेलगाम अब उनका हिस्सा है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ये बेलागवी है इसके 3 ओर कर्नाटका का रीजन है और कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं। इन दैट केस केवल इस तरफ का हिस्सा जो है वो उनको अटैच करता है मराठी स्पीकिंग लोगों के साथ। तो 3 ओर से ये टेरिटरी जो है वो कन्नड़ स्पीकिंग लोगों के साथ घिरी हुई है। दैट्स वाई ये कर्नाटका का ही नेचुरली पार्ट होना चाहिए। इस संबंध में महाजन कमीशन स्टैब्लिश किया गया। इसी विवाद को निपटाने के लिए 1966 में जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की अध्यक्षता में
उन्होंने 264 विलेजेस जो डिस्प्यूटेड रीजन के थे वो महाराष्ट्र को दिए और 247 जो विलेजेस थे वो कर्नाटका को दिए, लेकिन जो बेलगाम का हिस्सा था वो कर्नाटका के पास ही रहा। इसी बात से नाराज होकर महाराष्ट्र ने इस पूरे कमीशन को रिजेक्ट किया, जबकि कर्नाटका ने कहा कि बहुत बढ़िया हुआ, जो स्टेटस को है उसे मेंटेन करिए। लेकिन इस बात को लेकर अभी भी मुद्दा उठता रहता है और ये मुद्दा अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।